गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। आज हम उस मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं जिसे अगर निकाल दिया जाए तो इंसानी तारीख में और तो सब कुछ रह जाएगा, लेकिन तहज़ीब या सिविलाइजेशन नहीं होगी, या यूँ कहें कि सिविलाइजेशन को ड्राइव करने वाला जो इंजन है वो रुक जाएगा। या ये कि शेर व फ़लसफ़ा, फ़िक्र व फ़लसफ़ा, शेर व अदब, फ़नून लतीफ़ा, फ़िक्र व फ़लसफ़ा, और ये कि हम सब की जो ज़िंदगी है वो अपनी रूह से एक तरह से खाली सी होती हुई हमें नज़र आएंगी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसेंस ऑफ आवर शेयर्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस और द रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, दैट इज़ लव। रंग, नस्ल, ज़ुबान, जोग्राफिया, हर चीज़ से मावरा। एंड हेंस द टाइटल ऑफ टुडेज़ डिस्कशन इज़ वाई लव मैटर्स, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ अफेक्शन। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर डॉक्टर शहला अलवी हैं आज हमारे साथ। शी इज़ द प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री एंड साइकोथेरेपिस्ट एज वेल एज शी इज़ ट्रॉमा काउंसलर। पिछले 20 साल से जो है काउंसलिंग से वाबस्ता है, और आज हम इनको भरपूर वेलकम करते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक काम कीजिएगा, हमेशा की तरह सेल फ़ोन अपने आप खुद ही साइलेंट कर दिया करें ताकि ये 15 सेकंड ना ज़ाया हुआ करें। व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, जस्ट रेज योर हैंड, और माइक्रोफोन प्लीज़ अपने हाथ में आए बगैर गुफ्तगू ना कीजिएगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन ऑडियंस उसको सुन नहीं पाएगी और आपका सवाल जो है वो अधूरा रह जाएगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम डॉक्टर शहला अलवी। थैंक यू। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं साथ साथ कॉफ़ी भी पी रही हूँ क्योंकि वो देर से आई है। सो ये जो टॉपिक है वाई लव मैटर्स, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज इट इज़ क्लोज टू एवरीबडीज़ हार्ट, द वर्ड लव। मुझे लगता है कि जो मेरी ज़िंदगी की जर्नी है जो कि अभी चल ही रही है, उसमें उस जर्नी में इस लफ्ज़ का बहुत हाथ है, और ये जर्नी मेरी इसी लफ्ज़ को समझने, इसको पाने, इसको खोने, इसका एसेंस क्या है, इसी में गुज़री है और गुज़र भी रही है। एंड जब मुझे थोड़ी सी कुछ अंडरस्टैंडिंग सी महसूस होने लगी तो मुझे लगा कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग कि मैं कंट्रीब्यूट करूं अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को विद द कम्युनिटी, विद पीपल, बिकॉज़ ये सबका अलमिया है। या तो सब मोहब्बत के मारे हैं, किसी की मोहब्बत खो गई, चली गई, किसी को मिल गई, मिल के नाखुशी हो गई, ऑल ऑफ दैट। और मोहब्बत को हमने बहुत ज़्यादा इंसान से वाबस्ता कर दिया है, और ख़ास तौर पे जेंडर बेस्ड हो गई, मर्दों के लिए औरत, औरतों के लिए मर्द। और ये जो आई थिंक उस मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि मोहब्बत किसी दूसरे के साथ मुंसलिक कर दी गई है, इंस्टेड ऑफ एज अ एवर प्रेजेंस इमोशन और एनर्जी। और हम आज थोड़ा सा इसी को लेके आगे चलेंगे। कैन वी स्टार्ट? मैंने पहली स्लाइड में बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया हुआ है अपनी तालीमात के मुताबिक, कि अनफॉर्चुनेटली हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हमको ये बहुत ज़रूरी है कि जो बोल रहा है उसकी कोई स्टैंडिंग भी है या नहीं। तो सिर्फ उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऑडियंस को मैंने ये सब कुछ लिख दिया। नॉर्मली मैं नहीं लिखती, आई डोंट अग्री कि मैं इतनी सारी अपनी डिग्रीज़ जो हों वो साथ लगाऊं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर मी आई थिंक द फर्स्ट थिंग टू बिगिन विथ, जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी कि मोहब्बत क्या है, मैं एक आम इंसान की ज़बान में समझना चाहती हूँ कि एक आम इंसान के लिए व्हाट इज़ लव। सो देन आई जस्ट लुक्ड अराउंड, और मैंने विकीपीडिया से जो मुझे सबसे सिंपलर और सबसे क्लोज़र टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लगी, मैंने उसको जो है वो चूज़ किया। कैन वी गो टू द नेक्स्ट प्लीज़? ओके, नो, असल में मेरे हाथ में जो है इस वक्त कंट्रोल नहीं है अपनी प्रेजेंटेशन का। वी विल नॉट गो विद दैट। दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड आफ्टर द, इट इज़ द सेकेंड स्लाइड ना? ओके, इसको लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस, ओके, बिफोर आई गो टू द डेफिनेशन। और वो ये है कि हमारे बेसिक इमोशंस क्या हैं। क्या आपको पता है कि आपके बेसिक इमोशंस क्या हैं, प्राइमरी इमोशंस क्या हैं?
और फिर कुछ सेकेंडरी इमोशंस हैं, और ये जो इमोशंस हैं ये हमें इस दुनिया में लाने में उनका बहुत हाथ है। अगर वो इमोशंस नहीं होते तो हम इस दुनिया में अपने माँ के पेट से बाहर नहीं निकल सकते थे। सो द फर्स्ट इमोशन विच मोटिवेटेड अस टू कम आउट ऑफ द मदर्स वोम इज, प्लीज क्लिक, फियर। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और 9 महीने पूरे हो जाते और माँ की जो भी नशोनुमा है वो उसके लिए इनफ नहीं रहती, तो क्या होने लग जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो व्हाट रियली हैपन्स इज द चाइल्ड स्टार्ट टू फील अफ्रेड, fear of death, fear of loss of that connection which the child is getting energy, which is loss of the mother, loss of that connection, loss of that energy. तो fear वो पहला इमोशन होता है जो बच्चा महसूस करता है अपने सर्वाइवल के लिए, और फियर उसको मोटिवेट करता है कि अब जो कुछ होगा हमने उसके साथ चलना है, बिकॉज वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो फियर बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, और ये इमोशनल रेंज को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम मोहब्बत को उस पैराए में समझ सकें। एंड देन द फियर, सो फियर इज़ वन ऑफ द बेसिक इमोशन, एंड यस यहीं पे रोक दीजिएगा। और उसके बाद एंगर। सो एंगर, उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा फियर महसूस करता है और माँ को भी फियर होता है, अब ठीक है, बिकॉज द पेन्स आर कमिंग एंड मदर इज इन पेन, सो द पेन क्रिएट्स इन दिस सिनेरियो, acute pain creates some sense of anger. So mother is feeling anger and fear and the child is feeling afraid, और इन दोनों को जब मिलते हैं तो पुश एंड पुल होता है, एंड पुश एंड पुल के साथ व्हाट हैपेंस, अ चाइल्ड कम्स इनटू द वर्ल्ड। तो ये हमें लेकिन हमें क्या कह के बड़ा किया गया होता है, इफ़ एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट फियर एंड एंगर के बारे में? डरना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा होना ही नहीं चाहिए है, विच इज़ एन एब्सोल्यूट, आई वुड से, अ नॉनसेंस। ये तो वो इमोशंस हैं जो हमें इस दुनिया में लाते हैं। जब ये इमोशन दुनिया में लाते हैं तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। हाँ, उनका इस्तेमाल, इसी तरह मोहब्बत इमोशन अगर है तो उसका इस्तेमाल नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, वो इमोशन खुद नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। एंड देन आवर बेसिक इमोशंस आर disgust, surprise, sadness, joy. There is a difference between joy and happiness which I will tell you, and please एक क्लिक और कीजिएगा, and trust. ये हमारे basic emotions हैं। So ये हमारे primary emotions हैं, with these emotions we are born. और ये emotions मिल के फिर और emotions बनाते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ जो भी गेम खेलते हैं वो खेलते हैं। What is the difference between joy and happiness? Anybody can differentiate that? बहुत बारीक सा फ़र्क है और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। Yes, please. I'll take a guess. Joy में आपको ये नहीं पता, you're feeling happy but you don't know why. You don't know the reason. And happiness में you may know the reason. You're quite close, but happiness is always about external factors. आप बगैर माइक के भी बोल, अच्छा नहीं माइक के बगैर, yes. Okay, I think happiness is a state of mind, while joy is a feeling that a person feels. No, not really. Both Okay. are emotions. आप भी Okay. कुछ कहना चाह रहे थे? जी। जॉय वो है कि आप एक चीज़ कर रहे हो ना, आप उसी चीज़ में प्लेजर आप ढूंढ रहे होते हो। जब आपको प्लेजर मिलता है ना, फिर वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। Not really. There is one very clear difference between joy and happiness. Joy is intrinsic. मीन्स And- फीलिंग्स, जॉय मीन्स फीलिंग्स और हैप्पीनेस मीन्स नहीं, both are Expression. feelings. Both are feelings. अब मैं डिफरेंस ये है कि अगर मुझे कॉफ़ी मिल गई, आई वॉन्टेड टू हैव अ कॉफ़ी, आई गॉट कॉफ़ी, इट मेड मी हैप्पी, मैं कितनी देर हैप्पी रहूँगी?
After a while I would be needing something else, and then if I will not get that, I will not be happy. So happiness is from external factors, external validation, external stuff जो मुझे चाहिए, जो मेरी desire से related है. जब तक वो मुझे मिलता जाएगा तो मैं happy होंगी, और जब वो नहीं मिलेगा तो unhappy होंगी. लेकिन joy का किसी external element से कोई लेना देना नहीं है. Joy comes from within, and joy is mostly dependent upon the connection of ourselves, by ourselves, with ourselves, without any external motivator. And that is very important to understand, because हम सारी उम्र happiness के पीछे भागते हैं और joy का हमें पता ही नहीं होता, और joy हमारे इर्द गिर्द यहाँ वहाँ इधर उधर हमारे साथ चल रहा होता है, and we say, oh you are not important, I want this, I want that, you know, and that is going to make me happy. So that is why we are so unhappy, and that is why we are so joyless, because joy हमारे साथ है लेकिन हम उसके साथ connect ही नहीं करते. And then the complicated, बहुत सारे complicated emotions थे, मैंने सिर्फ चंद का नाम लिया है. और हाँ, अगर अंदर से आपका कोई ख्याल आपको कोई खुशी पहुंचा रहा है तो जी. I think there is some place Joyland. जी. Your happiness is for the time being, and that land is always. Yes, with you. So it is like eternal. It's always with us whenever we want to connect it. The complicated ones are guilt, jealousy, shame, and love. So love is not a primary emotion. Love is a complicated emotion. That is why it is not that easy to get love or receive love or give love, and we are going to understand it as we'll move forward. Yes, please. Now the question I would like to ask you all, to ask yourself, do not ask each other, how do you like to define love? Yes, please. Do you think it is an emotion? आपने ये सवाल का जवाब अपने दिल में ही देना, अभी हमें नहीं देना. Do you think it's a verb? क्या एक्शन है? मोहब्बत किसी एक्शन का मतलब है? मोहब्बत एक एक्शन है या मोहब्बत एक इमोशन है? क्या मोहब्बत एक फ्रीक्वेंसी है? क्या मोहब्बत ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, लाअमल है, और इट इज़ मीडियम टू लिव? सो हमारी इस दुनिया में इस बॉडी के लिए व्हाट इज़ मीडियम टू लिव? व्हाट इज़ अ मीडियम विच मेक्स अस अलाइव? नो नो नो, पैसे के बगैर लोग जिंदा हैं, खाने के बगैर भी हैं और पानी के बगैर भी हैं. सांस, breath. For human beings in this body form, our medium to live is breath. But they say that in the soul world, the medium to live and connect is love. So बहुत ज़्यादा as I have been looking for and experiencing it and reading about it, तो spiritual science ये कहती है कि souls का जो medium है, souls आपस में connect करती हैं soul world में, और they connect through love. और human beings planet earth में जब आते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है आने का, और वो है मोहब्बत करना सीखना. और इंसान इंट्रिंसिकली वायर्ड है, ये बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, इंसान इंट्रिंसिकली वायर्ड है कि किसी भी एक इंसान को हमेशा मोहब्बत नहीं कर सकता. वाई? बिकॉज अगर ऐसा हो जाए तो मोहब्बत सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कॉन्ट्रास्ट से गुजरना होता है, विच मीन्स दैट यू हैव टू गेट हर्ट in order to feel, in order to understand what is love. And if we are not going to get hurt, if we are not going to come out of love or be in love, it means that we are not going to okay, so we will never know what is love. तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए उससे अंदर और उसके बाहर जाना पड़ता है. So the contrast is very important. So if human beings are not wired to love one person all their life, then all this drama about love doesn't make any sense, isn't it? Then there has to be something beyond it. And that, what is it? तो इसका मतलब है कि जितना भी romantic love है वो तो फिर love है ही नहीं.
ठीक है, जो भी अगर दोस्त छूट गए, रोमांटिक पार्टनर छूट गया, वर्कमेट्स जिनसे प्यार हो जाता है, प्यार तो सभी से हो सकता है, बच्चे माँ बाप अलग हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि ऑल दैट लव विच इज़ कनेक्टेड टू अ पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन, इज़ नॉट रियली अ लव, बिकॉज इफ़ वी आर नॉट वायर्ड टू लव द सेम पर्सन ऑल आवर लाइव्स, देन हाउ कम, तो फिर हम अटेन ही नहीं कर सकते ना जो हम अटेन करना चाह रहे हैं, या हम दूसरे से चाहते हैं कि वो हमें दे, वो तो हो ही नहीं सकता। जब वो नहीं हो सकता तो ऑल वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद इज पेन एंड द प्रैक्टिस ऑफ लव। यस प्लीज। Maybe we'll do the questions later. So the Wikipedia thing now came up. So Wikipedia says that love encompasses a range of strong and positive emotional and mental states. From the most sublime virtue or good habit to the deepest interpersonal affection. यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत बहुत sublime आपने कोई अच्छाई की है या कोई मेजर अच्छाई की है, कोई बहुत बड़े वर्च्यू आप फॉलो करते हैं, या छोटी छोटी चीज़ों में आप प्लेजर फील करते हैं। आज आपने फर्ज करें ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है हियर, मे बी दे हैव डिसाइडेड व्हेन दे गो होम ऑन द वे दे गोइंग टू हैव डिनर समवेयर एंड दे वुड रियली एंजॉय एंड हैव अ लाफ्टर एंड एंजॉय द फूड, दैट इज लव. So love is always happens in the moment. There is no such thing that it is there all the time. जब इंसान एक फ्रीक्वेंसी है, when we say as quantum physics says that we all are energy beings, then it means we all have a vibration. We all have vibration means we all have a frequency. If we all have frequency, we can't be on a flat line. When we can't be on a flat line, then it is not possible that we stay on same frequency or same emotional state all the time. So sometimes small little things brings us joy, and sometimes some doings makes us joy, sometimes being makes us joy, sometimes just singing a song makes us feel joyful. So what is it? लेकिन मुश्किल क्या है जब उस joy को हम खींच के अपनी पूरी ज़िंदगी पे ले जाना चाहते हैं. That is the problem. And why this happens, and that's what we possibly here to have some awareness around it. So ये विकीपीडिया ने एक मुझे बहुत सिंपल सी आसान सी चीज़ लगी, so I thought कि I must put it here, please. हम मोहब्बत की बात करें और रूमी का जिक्र ना करें, ये तो नहीं हो सकता, being Muslims, ठीक है ना, और even if we are not Muslims, even then. तो वो कहते हैं कि लव इज़ द ओनली थिंग, वो एक ऐसी वाहिद एक एनर्जी है जो इंसान को इंसान से कनेक्ट करती है और फिर इंसान को खुदा से कनेक्ट करती है. अब खुदा यहाँ यूनिवर्स भी है, यूनिवर्सल एनर्जी भी है, और हायर सोल्स भी हैं, और ग्रुप कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी है, और खुदा भी है. सो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको किसी भी तरह रिलेट कीजिए, देयर इज़ नो प्रेशर. बट सिंस रूमी ने जो कहा था मैंने एज इट इज़ डाल दिया, एंड आई एम श्योर रूमी ऑल्सो मेंट that whichever way you connect to that power or that entity which you call God, and he accepts each and every love because the union of each love leads to God. हर किस्म की मोहब्बत, हर किसी की मोहब्बत और हर किस्म की मोहब्बत जो है वो मोहब्बत है, क्योंकि वो मोहब्बत हमें उस तरफ लेके जाती है जो गॉड है. और मेरा मानना ये है कि हम सब के अंदर एक खुदा है, और एक्चुअली वो मोहब्बत घूम फिर के अंदर आती है और हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, और उसको अलिफ कहा जाता है. एंड ही डिस्क्राइब्स ऑल द थिंग्स फ्रॉम हिज हार्ट. तो हर चीज़ जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, तो अपने ही दिल से निकलती है, घूम फिर के वापस अपने दिल के अंदर आती है, जब अपना सर्कल पूरा कर देती है. So that is what love is, and we are going to see it how different other people are talking about it. Okay, so अब हम आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो आइंस्टाइन ये कहते हैं कि मोहब्बत एक रोशनी है, और वो रोशनी जो हमें रोशन करते, वो रोशनी जो इनको रोशन ना करे, मेरी रोशनी से ये रोशन हो रहे हैं, ये मोहब्बत नहीं कहा उसने. उसने कहा कि मोहब्बत उस रोशनी का नाम है जो हमें रोशन कर देती है. यानी कि, और अगर हम मुझे लगता है बाय एंड लार्ज हर रिलीजन में ये कहा जाता है कि खुदा एक रोशनी है और हम उसका जिल है. जिल मीन्स अ पार्ट ऑफ इट. सो इफ़ वी, एंड दैट्स व्हाट आइंस्टाइन सेज, दैट इफ़ गॉड इज़ लाइट एंड वी कैन फील लव,
when we are enlightened by the light, which means we understand we are part of that light. हम उस लाइट का ज़िल हैं, हम उस रोशनी का ज़िल हैं, और अगर हम उस रोशनी का ज़िल हैं तो जो कुछ हम रिसीव करते हैं और जो कुछ हम देते हैं, दैट इंटरेक्शन इज़ लव, और वो जो कनेक्शन है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मोहब्बत की एनर्जी है. एंड दैट इज़ समथिंग and which is not related to one person, which is not related to one thing. It is just present everywhere. Right now, right here, I just want to ask you why you are here. अपने आप से पूछिए आप आज यहाँ क्यों आए. मुझे तो एक दो तीन लोग जानते, शायद वो 2-3 लोग मुझे ऑब्लाइज करने शायद आए हों, यू नो, और हो सकता है खुद सुनने आए हों, आई डोंट नो. मगर जो लोग मुझे नहीं जानते वो यहाँ क्यों आए हैं? क्या उनको आदत है यहाँ आने की? कोई काम करने को नहीं था? क्यों आए? Can you ask yourself this question, why you are here today? When I was coming over here, all the way I was thinking of this, that why I'm going over there. I was interested in the topic. I wanted to understand this topic which has been discussed by so many poets and mystics and all the thinkers also, and people like you too. So I wanted to understand its magnitude and its application to human life, etc., etc. That was the reason I came So over here. this reason which has brought you here is because you wanted to understand something. Yeah. So this understanding something is nothing but the energy of love. क्योंकि आप जब अब कुछ सीखने आए हैं, अपने लिए सीखने आए हैं ना, आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि जाके ना पड़ोसी को मैंने बताना है कि फिर क्या है, या मैं अपने बच्चों को बताऊंगी, या शौहर को, या XYZ जो घर में जिनसे आजकल हालात ठीक नहीं है, इनको बताना चाहिए कि लव क्या है, आज उनको जाके मुझे सिखाना है. नो, अगर किसी उसमें सिखाने का भी थॉट है, लेकिन पहले तो सीखने का थॉट है ना. सो इट मीन्स राइट नाउ, राइट हियर, एज इफ नाउ वी आर सिटिंग हियर, वी ऑल आर इन लव. But in love with whom? With your own selves. And that's what Einstein says, that when you are interested in yourself, when you are interested to understand your own self, and that is what the moment which is called love, and there is nothing else. And when you understand and when you are interested in yourself, you change yourself, and you change every atom in the being of your own self and others also which are around you, and that energy is nothing but love, if we make it simpler and easier. Does it make sense? Okay. अब मुझे बहुत पसंद है हाफिज़. तो हाफिज़ ये कहते हैं कि काश मैं आपको दिखा सकूं when you are lonely or in darkness, जब आप lonely होते हैं या darkness में होते हैं, the astonishing light of your own being, जो आपकी अपनी खूबसूरत रोशनी है ना, मैं काश उसे आपको दिखा सकूं, और जब आप उसे देख लेंगे तो ना कभी अंधेरे में होंगे और ना ही कभी लोनली होंगे. उन्होंने ये नहीं कहा कि उदास नहीं होंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोनलीनेस इज़ नॉट इक्वल टू बीइंग सैड. वी कैन स्टिल बी सैड. I can live with 110 people around me and they all like me, and I have a group of people, I can still feel sad. I can still feel lonely. I was talking to my senior psychotherapist from England yesterday, और मैंने कहा कि ये इस प्रोसेस में something I learned, कि जब भी कोई शख्स हमसे जुदा होता है, चाहे वो मौत से वजह से या हमारी किसी भी वजह से उनसे सेपरेशन हो जाए, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, शादी हो गई, सेपरेशंस हो गई, फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो गई, यू नेम इट एंड हैव इट वाली सिचुएशन, तो क्या हम इसलिए दुखी होते हैं कि हम उस शख्स के बगैर नहीं रह सकते? ये क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे उसका जवाब मिला है. या इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें अपने से कनेक्ट होना नहीं आता, और हम किसी के थ्रू अपने से कनेक्ट, शायद हमें लग रहा होता है कि हम अपने से कनेक्ट होते हैं, तो जैसे ही वो शख्स या वो पेट या वो काम जिससे भी हमें मोहब्बत होती है वो हमें छोड़ता है, तो ये खाली जगह में हमें पता ही नहीं होता कि क्या होता है. वो जो ग्रीफ है ना, वो किसी दूसरे से नहीं है. ग्रीफ का जो होल प्रोसेस है इज़ इनएबिलिटी टू कनेक्ट टू वन सेल्फ. जब हमको अपने से कनेक्ट होना नहीं आता, तो जब हमें लगता है कि जिसने ये जगह फिल की हुई थी वो जैसे ही वहाँ से हटता है, दिस होल वैक्यूम वी आर अराउंड, एंड व्हाट वी फील इज़ इमेंस ग्रीफ.
And there is, grief is never about other people. Grief is always about an inability to connect to oneself. और जब इंसान अपने से कनेक्ट होने लग जाते हैं तो ये बात उनको अच्छे से समझ आ जाती है कि दुनिया में, अगर आइंस्टाइन की बात को हम मानते हैं कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं, तो आइंस्टाइन ने ये भी कहा है कि ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो इसका मतलब है कि हम कभी मरते ही नहीं। हमारी बॉडी डिके हो जाती है लेकिन हमारी एनर्जी डिके नहीं होती, वो किसी ना किसी साइमल्टेनियस वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ कर रही है। अगर आप साइंस को बड़े पैमाने में देखें तो देयर इज़ नो सच थिंग एज डेथ। देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डीके ऑफ द बॉडी बट देयर इज़ नो सच थिंग एज डेथ। जब डेथ ही नहीं है तो फिर सेपरेशन कैसी हो सकती है? अगर मेरी एनर्जी की फॉर्म ही बदल जाएगी, हो सकता है अब मैं 3rd प्लैनेट के बजाय 4th प्लैनेट के अंदर चली जाऊँ, 5th में चली जाऊँ, या अगर हम साइमल्टेनियस वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो तो वो कहते हैं कि हम इसी वक्त पास्ट में भी रह रहे हैं और अपने फ्यूचर में भी रह रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, इट्स जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट विच इज़ अ प्रॉब्लम। लेट्स गो फॉरवर्ड। सो बुद्धा सेज, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अ लॉट अबाउट लव, वो ये कहते हैं कि हमको ये याद रखना होगा कि मोहब्बत और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम लॉ ऑफ इम्परमानेंस के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। जब लॉ ऑफ इम्परमानेंस है तो फिर मोहब्बत कैसे परमानेंट होगी? वो भी इम्परमानेंट होगी, वो भी बदलेगी, वो भी चेंज होगी। हमको दुख भी आएगा, खुशी भी आएगी, मोहब्बत भी आएगी, गिल्ट भी आएगा, एंड नथिंग सीजेस at one point in time and everything ends. But only thing and only situation, only those people do not extinguish who made sure that they understand the energy of love and flow in that energy. तो दुनिया में वो तमाम लोग जो हमें याद है, जो हमारी ज़िंदगियों में जिनका इन्फ्लुएंस है और जो वो हज़ारों साल पहले जा चुके हैं, वो लोग कौन हैं? वो किसी भी फील्ड से हों, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी उस, जो कुछ भी उन्होंने जाना या समझा, उस पेराए में, उस एनर्जी में फ्लो किया और पैशन था उनको, एंड दे ब्रॉट समथिंग आउट ऑफ इट, और उनकी उस विजडम को हम शेयर कर रहे हैं। सो दे हैव देयर बॉडी हैज़ बीन डिकेड बट दे हैवंट डेड, दे आर नॉट डेड, दे आर अलाइव विद अस। रूमी हमारे साथ ज़िंदा है, हाफिज़ हमारे साथ ज़िंदा है, आइंस्टाइन ज़िंदा है, गालिब ज़िंदा है, मीर तकी मीर ज़िंदा है, यू नेम इट एंड हैव इट, किसी भी फील्ड में उठा लीजिए। लेकिन कौन जिंदा नहीं है? Who is not alive? Yeah, and those people who live their life out of selfishness. Out of selfishness. Selfishness, हमारी साइकोलॉजी में सेल्फिशनेस इस बात को नहीं कहते कि मैं आपको तकलीफ पहुंचा रही हूँ। हमारी साइकोलॉजी में सेल्फिशनेस इस बात को कहा जाता है कि मैं अपने साथ ज्यादती कर रही हूँ। When I betray myself, I am selfish. Okay, so selfish people first betray themselves and then they betray others. There is no such thing as I betray you and I am connected to myself. If I am totally connected to myself, I can never betray anybody. तो ये समझ लीजिए कि मोहब्बत की जर्नी में किसी को नुकसान पहले नहीं पहुंचता। पहला नुकसान किसको पहुंचता है? सेल्फ को पहुंचता है, और यही एसेंस है मोहब्बत का। यस प्लीज़। वॉट इज़ स्पिरिचुअलिटी? जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा टच अपॉन करना। Gary Zukov is a very famous author. I don't know how many of you know about him. He's still alive. He's in America. And Seat of the Soul is a very popular book of his, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ स्टडीज़ को, इंक्लूडिंग क्वांटम फिज़िक्स, स्पिरिचुअल साइंसेस, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ऑल साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी को मिलाकर उन्होंने उसका जिस्ट लिखा है कि व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो ये कहते हैं कि ह्यूमन्स आर प्राइमरली, हम प्राइमरली स्पिरिचुअल बींग्स हैं और इस मटीरियल वर्ल्ड में रहते हैं, यानी कि हम सोल हैं, हम एनर्जी हैं, हम इस बॉडी फॉर्म में आए हैं तो इस वर्ल्ड में रहते हैं, मगर हमारी सोल्स बार बार वापस आती हैं ना। इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। सोल क्या है?
एनर्जी, और एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती और कभी मारी नहीं जा सकती, कभी पैदा नहीं की जा सकती। तो जब वो पैदा नहीं की जा सकती और मारी नहीं जाती तो सिर्फ बदलेगी ना शक्ल अपनी। Material is also energy. सॉरी, Material is also energy. मटीरियल इज एनर्जी बट इट डिकेज एंड इट गोज इनटू अनदर लाइफ साइकिल। Transform होती है. हाँ, Just like soul. ठीक है ना। तो जो सोल है वो लतीफ़ एनर्जी है, आप उसको देख नहीं सकते, एक फ्रीक्वेंसी है। सो उसकी एक डिफरेंट तरीका है इनकारनेट करने का और बॉडी का एक डिफरेंट तरीका है। सो जैसे कि बॉडी डिके होके डिफरेंट तरीके से रिसाइकिल करती है और जो सोल है वो बार बार आती है और डिफरेंट कपड़े पहनती है। तो बॉडी उसके कपड़े हैं एंड ही सेज द इनकारनेट इन ऑर्डर टू लर्न लेसन्स। तो हमारा जो बेसिक पर्पस ऑफ कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड है, वन and foremost and the only is to learn love, and how we learn love is to learn lessons of love. सबक सीखते हैं हम बार बार मोहब्बत में दिल तोड़ तोड़ के सबक सीखते हैं। कभी तोड़ते हैं किसी का दिल और कभी अपना दिल तोड़वाते हैं, और इससे हम क्या सीखते हैं? सबक सीखते हैं। कभी आपने ऐसा फील किया है कि कुछ अरसे पहले आपका बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ है फॉर वॉट एवर रीज़न, फॉरगेट अबाउट, वो मैं ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक हार्ट ब्रेक हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो और उस वक्त तो आपको वो शख्स, वो चीज़, वो बंदा, वो काम, वो जो भी चीज़ है, आपको उसने बेअंदाज़ा तकलीफ़ दी हो। लेकिन आज कई सालों बाद अगर आज आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो यू हैव नो एंगर, यू हैव नो रिग्रेट अराउंड दैट, एंड यू से कि यार उस वाक़े ने मुझे कुछ सिखा दिया मेरे बारे में। कभी ऐसा हुआ है? Many times. एंड दैट्स व्हाट इट इज़। सो हमेशा हार्ट ब्रेक जो होता है वो किसी भी हो, वो हमें कोई लेसन, अगर आपने उस हार्ट ब्रेक से कोई लेसन नहीं सीखा तो ट्रस्ट मी वो ब्रेक किसी ना किसी शक्ल में बार बार होगा, अनलेस वी लर्न द लेसन। जबकि हम पहली का सारा सबक याद ना करें तो फेल होकर रिपीट करते चले जाते हैं, तभी दूसरी में जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। लेट्स तो करूँगा क्या, अगर हो गया मोहब्बत पे नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। हाँ, आपने सो दैट्स व्हाट इट इज़ कि मोहब्बत में कोई नाकामी नहीं है, देयर आर ऑलवेज लेसन्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मोहब्बत में कोई चीज़ नाकामी की नहीं है। जब इंसान वायर्ड ही नहीं है कि किसी एक चीज़ को, एक सिचुएशन को, एक नौकरी को, एक इंसान को, एक डॉग को या एक कैट को वो सारी उम्र मोहब्बत करे और करता चला जाए, तो जब वो वायर्ड ही नहीं है तो उसको दुखी होगा ना। तो इट मीन्स दैट मोहब्बत इज़ अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स नॉट द एंड। सो आई एम गोइंग टू प्ले, जस्ट अ मिनट प्लीज़, पीछे जाइएगा। We are going to play this music for few seconds. I just want you to close your eyes, and I want you, when you're closing your eyes, just pay attention what kind of memories come to you. Does the memory of love come to you, heartbreak comes to you, or maybe there is no such thing as love as like human to human, maybe something else comes to you. I want you not to discard those memories, just pay attention to what those memories really means to you. Maybe you have never meant it like that, the way they are coming right now. So let's play this music, and just please close your eyes and just allow the music to happen to you. Yes. Slowly come out and just give yourself few seconds where you are, and if anything popped up, what it really means to you at this point in time.
and just keep it with you. Next slide. Okay. Yes. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोहब्बत एक प्रोसेस है, मोहब्बत एक फ्रीक्वेंसी है, मोहब्बत एक एनर्जी है, मोहब्बत एक वर्ब है, तो इतनी मुश्किल क्यों है और हमें आती क्यों नहीं? और अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो भी इतना मुश्किल क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं और जिनके घर हम पैदा हुए हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी क्या स्टोरी है, what is their story, who they are, what they believe and what they don't believe, what child meant to them, what was the delivery kind of a process, what was the perinatal health of the mother, what was the antenatal social situation of the mother including the health. ये तमाम चीज़ें हमें हमारी कैपेसिटी टू लव पे इन्फ्लिक्ट करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, और जो एनर्जी जिसके साथ हम ऑटोमेटिकली पैदा हुए हैं उसको वो डिस्टर्ब करती हैं या इन्हांस करती हैं. फिर एनेक्डोट्स हमारे बारे में क्या बताया हमारे माँ बाप ने, क्या मैं ज़िद्दी बच्ची थी, क्या मैं आसान बच्चा था, क्या मैं रोतू बच्चा था, क्या मुझे सेपरेशन एंजाइटी थी, क्या मैं जो हूँ बेड वेड करती रही बड़े लंबे अरसे तक. ऑल व्हाट हैज़ बीन टोल्ड अबाउट मी टू मी or is very important. It impacts my capacity to love and my capacity to understand love. अगर हमारी इस नेचुरल प्रोसेस में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उन इश्यूज़ का इन बातों से बहुत ताल्लुक़ है कि मैं कैसा टेम्परामेंट मेरा क्या था, क्या मैं डिप्रेस बेबी था, क्या मैं एंग्री बेबी था, क्या मैं हैप्पी बेबी था. अगर मैं हैप्पी बेबी थी तो बहुत आसान था, सब मुझे प्यार करते होंगे, लेकिन अगर मैं एंग्री बेबी थी तो आई एम श्योर आई हैव रिसीव लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी और अ पुश ओवर फ्रॉम पीपल. इफ़ आई हैड ADHD कि अगर मैं बेचैन बच्चा था तो मोस्ट ऑफ द बच्चे भी मुझे रिजेक्ट करते होंगे. एंड व्हाट दैट रिजेक्शन हैज़ डन टू मी, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव बीन अबैंडन्ड बाय पीपल, बाय टीचर्स, बाय पेरेंट्स, बाय सिबलिंग्स. मेरे घर में थीम्स क्या हैं प्राइड के और रिजेक्शन के? कुछ लोगों के घरों में थीम ये होता है कि आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, आप डर ही नहीं सकते, आप हंस ही नहीं सकते, आप कुछ बोल ही नहीं सकते, आप जोक ही नहीं कर सकते. इफ़ वो क्या थीम है, और थीम ज़रूरी नहीं है कि मुंह से बोले जाए. थीम एक्सप्लिसिट भी होते हैं और इम्प्लिसिट, यानी दिखाई भी दिए जाते हैं और बग़ैर दिखाए भी बड़े ज़ोरदार होते हैं. एंड जो मेरे थीम्स हैं उसने मुझे एक शेप देना शुरू किया है और मेरी ज़िंदगी को एक टनल विज़न देना शुरू कर दिया है. और वो विज़न मेरी कैपेसिटी टू रिसीव एंड गिव लव और रिसीव एंड फील एनी इमोशन पे इम्पैक्ट करना उसने शुरू कर दिया है. और ये जानने के लिए अगर मैं मोहब्बत करना जानती हूँ, अगर मोहब्बत करना चाहती हूँ या लेना चाहती हूँ, तो मेरा ही जिम्मेदारी है कि मैं अपनी स्टोरी को एक्सकवेट करूं, ढूंढूं, खुदाई करूं, जाऊं, पूछूं, तस्वीरों में देखूं, अपने बचपन की तस्वीरों में देखूं मेरी आंखें कैसी थी, मैं मोस्टली सैड बच्चा था या हैप्पी बच्चा था, मेरी बर्थडेज कैसी थी, लोग मुझे गोद में उठाते थे नहीं उठाते थे. आस्क माई पेरेंट्स अबाउट इट. इट इज़ माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो what kind of child I was, what kind of childhood I had, to understand who I am and what are my own issues, what are my own barriers, because without that there cannot be anything moving forward. आप फिर अपने पड़ोसी को, अपने अब्बा को, अम्मा को, बहन भाई को, पार्टनर को सारी उम्र गालियाँ दे सकते हैं, एक के बाद एक पार्टनर मिलेगा और आप उसको गालियाँ देते चले जाएंगे, because I'm not excavating my story and I think all the other people are doing wrong to me, but that's not true. So in our line of psychotherapy, this is not how it works. How it works is who am I and how I resist flow of energy. And which means that we need to bring both psychological and physiological changes and happening together at the same time. Psychological changes, physiological changes कैसे पैदा करते हैं? We'll look into it if we have time later. हम सब एक अनफिनिश्ड बेबी हैं. अनफिनिश्ड बेबी क्यों है?
हमारा रॉ मटेरियल हमारी सेल्फ का कहाँ से आया, अगर हमने उसे खोदा नहीं है, हमने उसे जाना नहीं है, हम अपने इमोशनल वुंड्स के ज़ख़म हील करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है, हमारे घर में कभी वो लैंग्वेज यूज़ ही नहीं हुई है, चपेड़ों की लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज ही नहीं यूज़ हुई है, देन डेफिनेटली आई विल नेवर बी एबल टू हैव एनी फिनिशिंग इन मी. सो आई विल ऑलवेज बी एन अनफिनिश्ड रॉ मटीरियल फॉर द सेल्फ. मेरी बॉडी कैसे प्रोग्राम हुई है, अगर मुझे बहुत फिजिकल अब्यूज़ हुई है तो मैं पहले से एक डिफेंडेंट की बॉडी है मेरी, कोई मेरे करीब आया एंड आई वेंट लाइक दैट. अगर मुझे सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है चाइल्डहुड में, इफ़ एनीबडी विल ट्राई टू कम क्लोज टू मी, आई विल टेक step back, maybe in a very subtle way. I will never trust a person, I will never be vulnerable, I will never have an intimacy, because my body is still a raw material for the self, and though excavation has happened and I was being told that sexual abuse is nothing. जिन घरों में बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है वहाँ उनको ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि ये सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इट्स ओके, लीव इट, डोंट थिंक अबाउट इट, एंड दैट चेंजेस द स्टोरी. और फिर बहुत सारे सिस्टम्स का इनपुट, माँ बाप, खाला चाचा मामू नाना नानी दादा दादी, पड़ोसी, स्कूल, चिल्ड्रन, अदर चिल्ड्रंस पेरेंट्स, नेबरहुड, सो एंड सो फोर्थ. सो सबका इनपुट भी साथ जाए जा रहा है, जो या तो मुझे सप्रेस करेगा या मुझे ऑप्रेस करेगा. एंड इसलिए मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी स्टोरी को एक्सकवेट करूं. यस प्लीज़. जब हम एक्सकवेशन की बात कर रहे हैं तो छोटा सा मैंने आपको एक टीज़र दिया है कि जो बच्चे बचपन में वेल मैनेज्ड होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उनके लिए दुनिया कैसी होती है, उनके लिए वर्ल्ड रिस्पॉन्सिव होता है, to feelings, helps to bring intense states back to comfortable level. अगर उनको शदीद डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, डिप्रेशन भी हुआ है, गुस्सा भी आया है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और वापस मैनेज कर सकते हैं अपने आप को. ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, कम होते हैं. लेकिन जब बच्चे मैनेज नहीं होते चाइल्डहुड में फॉर वॉट एवर रीजन्स, उनकी जो एडजस्टमेंट जो होती है वो बहुत लो स्टिमुलेशन पे होती है कि मैंने ज़रा से ई से ऊ किया और आप ट्रिगर हो गए, और दे लैक पॉजिटिव फीलिंग. और फिर उनको जब वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो एंग्री हो जाते हैं या मिसट्रस्टफुल हो जाते हैं या डिस्गस्टफुल हो जाते हैं, फॉर देम टू कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट एंड बी ओके इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड यू मस्ट बी सीइंग पीपल around you and maybe within you that what is your level of difficulty of coming back to a normal state, if anybody has hurt you or did something which you never wanted them to do. ये जो बेबीज़ यूजुअली इल मैनेज बेबीज़ जो होती हैं वो एजिटेटेड मदर्स की होती हैं, और उसकी वजह बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी माओं को बर्थ के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, ये ब्लूज़ होते हैं विच ऑलवेज़ गो अनमैनेज्ड, विच ऑलवेज़ गो अननोटिस्ड. ऑलवेज़ तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मोस्ट, मतलब 95% ऑफ द टाइम, विच डेफिनेटली क्रिएट्स हैवक विद द चाइल्ड. And that child when grows up, he or she is mostly over aroused. वो छोटी छोटी बातों पे arouse हो जाते हैं, और जो उनकी explosion of feelings हैं, they are very rampant, बहुत जल्दी जल्दी explode हो जाते हैं. और जब ऐसा होता है तो हमारा मानना ये है या हमारा कहना ये है, यार ये तो बहुत मुश्किल इंसान है, ये तो बड़ी मुश्किल है. सास बहुओं को कह रही होती हैं, बहुएं सास को कह रही होती हैं, आदमी आदमी को कह रहा होता है, आदमी औरत को कह रहा होता है, औरत आदमी को कह रहा होता है, और एंड ऑल ऑफ दैट हम सब एक दूसरे को कह रहे होते हैं, यार बॉस को कह रहे होते हैं, यार ये तो कोई पागल आदमी लगता है, अम्मा ने इसको कभी पाला नहीं. हमारे जोक्स बने हुए हैं इन बातों के ऊपर, एंड व्हाट इज़ मिसिंग इज़, अगर ये जोक ऐसे बन जाएं कि यार आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो व्हाट हैपेंड इन अ वेरी एम्पैथिक मैनर. अगर हम कोई ऐसी सोसाइटी जनरेट करने की कोशिश करें सबसे पहले कि यार व्हाट इज़ इट, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो व्हाट्स हैपेंड, इंस्टेड ऑफ से यार पागल है यार, लगता है कि माँ ने इसको बहुत पीटा है बचपन, लगता है अब्बा ने घर से निकाल दिया होगा, लगता है आज जो है ना बीवी की जूते खा कर आया है, लगता है आज ये हुआ है. दिस इज़ व्हाट वी डू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. और ये हम करते हैं, और ये हमारे साथ हो इससे हम डरते हैं. तो इस वजह से हम क्या नहीं होते, वल्नरेबल नहीं होते.
Do you know what is a real definition of vulnerability? और intimacy के लिए vulnerability की ज़रूरत है. And what is vulnerability? Anybody have any idea? Open to hurt. Open to hurt. Yes. Anything you want to add on to it? Vulnerability की जो simplest definition है कि मैं I expose my emotional state to a person knowing that possibly I will not be honored. I am taking the risk to be authentic and honest, knowing that I can be judged or I will not be accepted. I am still bringing myself to be vulnerable. और ये मोहब्बत की सबसे पहली बेसिक सीढ़ी है. जो लोग वल्नरेबल नहीं हो सकते वो कुछ भी कर सकते होंगे, मोहब्बत नहीं कर सकते. ना रिसीव कर सकते हैं और ना दे सकते हैं. और इंटीमेसी जो है इज़ अबाउट कनेक्शन, और उस कनेक्शन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वल्नरेबिलिटी है. एंड आई बिलीव हमारे माशरे में या हर पेट्रियार्कल सोसाइटी में आदमी की वल्नरेबिलिटी की बाट लगा दी गई है. बिकॉज ना वो रो सकता है, ना वो बेचारा एक्सप्रेस कर सकता है, ना वो फेल हो सकता है, ना वो एवरेज हो सकता है. उसको हर वक्त परफॉर्म करना है, हर वक्त एक्टिंग करनी है कि वो बहुत ताकतवर है और दुनिया की कोई चीज़ उसे छेड़ नहीं सकती. और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो जो ख़वातीन, जो नाजुक ख़वातीन उनके साथ होती हैं, वो उनको फिर इम्पैक्ट होने लग जाता है ना. वो कहती हैं यार बेहिस है, यार हमारी बात नहीं सुनता, यार हमारी बात, भाई पहले तो हमने ट्रेन किया उनको बात ना सुनने के लिए. अब हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर औरत के साथ खुल जाओ. यू नो, नो दैट्स नॉट पॉसिबल. जब हम एक इमोशन को ब्लॉक करते हैं तो हम ये पूरा एक क्या कहते हैं सिम्फनी है, हम पूरी सिम्फनी को ब्लॉक कर देते हैं. एंड दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू come to the frequency of love. Yes, please. So quickly we can go. जब बच्चा जब पैदा होता है उसका सोशल ब्रेन उसको बहुत सारे सिग्नल्स देता है और वो सिग्नल्स उसको बताते हैं कि या उसकी हेल्प करते हैं कि वेदर ही और शी कैन कनेक्ट टू अदर पीपल और कैन नॉट, और वेदर ही और शी इज़ एक्सेप्टेड और नॉट, एंड हाउ द चाइल्ड नोज इट थ्रू स्मेल, थ्रू साउंड एंड थ्रू टच. इसलिए कहते हैं कि बच्चे के अराउंड आवाज़ें संभाल के इस्तेमाल करें, खुशबू का इस्तेमाल बहुत तरीके से करें, और टच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. टच जो है, आपने बच्चे को टच कैसे किया है, होल्ड कैसे किया है, पकड़ा कैसे, इवन अगर आप फीड करा रहे हैं तो आपने उसको होल्ड कैसे किया है, वो जो टच है ना वो पहला 5 सेंसेस है. अगर टच हार्ड है तो बच्चा एक मैसेज लेगा, आई एम नॉट लवेबल, देयर इज़ समथिंग नॉट ऑल राइट. एंड वॉट brings it to the child is shame, and once we get into the shame cycle the love frequency starts to go away and away from us. Yes, please. और इसके बाद कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग्स टू साइकोलॉजी, बट अटैचमेंट स्टाइल होते हैं जब हमारे साथ सोशल ब्रेन, टच, हमारी मदर की बीमारी, हमारे अब्बा की प्रेजेंस, नाना दादी, इधर उधर सबका मसला जब एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो हमारे अंदर एक ख़ास किस्म की इनसिक्योरिटी पैदा करता है, तो 3 किस्म के अटैचमेंट्स, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, जिसमें एक अवॉइडेंट होता है, एम्बिवेलेंट होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है. जो अवॉइडेंट होता है वो ये होता है कि अवॉइडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं वो अलूफ होते हैं, वो सेल्फ एब्जॉर्ब होते हैं, उनको बच्चे से ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं होती. वो दूध पिला दिया, पैम्पर चेंज करा दिया, सुला दिया, एंड दैट्स इट. देयर इज़ नो इमोशनल एक्सचेंजेस गोइंग ऑन, नो मिररिंग हैपनिंग विद द चाइल्ड. तो वो बच्चा जब बड़ा भी हो जाता है तो वो कौन होता है, जिसके एक्सप्रेशन वीक होते हैं. वो दिखने में तो बहुत काम होता है लेकिन अंदर से बहुत एंक्शियस होता है, और वो लोगों को, चीज़ों को अवॉइड करता है, क्वाइटर साइड पे होता है, अलूफ साइड पे रहता है. एंड आई एम श्योर यू मे हैव कम अक्रॉस मैनी अवॉइडेंट पीपल अराउंड योर लाइफ, एंड मे बी यू आर वन ऑफ दोज. फिर एम्बिवेलेंट है. एम्बिवेलेंट जो होते हैं उसके जो पेरेंट्स होते हैं बड़े इंट्रूसिव होते हैं, घुसे होते हैं माँ बच्चे के अंदर, इनकन्सिस्टेंट होते हैं,
इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन होते हैं, या तो वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं या बच्चे की सांस बंद कर देते हैं। आपने वो पेरेंट्स कभी देखे हैं कि अगर बच्चा ज़मीन पे क्रॉल कर नहीं 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 इसको ढालो 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 बीमार हो जाएगा, अगर किसी ने पकड़ लिया नहीं 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 इसकी गोद में मत पकड़ाओ, यू नो इसको कुछ हो जाएगा, या बच्चा बस वहाँ पड़ा है और पड़ा ही है, यू नो दूध पिलाया वहाँ रख दिया, खाना खिलाया वहाँ रख दिया, यू नो देयर इज़ नो इंटरेक्शन गोइंग ऑन। और कभी आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और कभी आप बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बच्चे की नीड तो देख ही नहीं रहे। ऐसे पेरेंट्स का जो बच्चे होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, क्लिंगी होते हैं, एंग्शियस होते हैं, नीडी होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, उसको हम एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। कभी आपकी ज़िंदगी में कोई एम्बिवेलेंट अटैचमेंट के लोग आए जो आपको बहुत नीडी लगते हो, आपको लगता है यार क्लिंगी कर जाते हैं, हर वक्त रीअश्योरेंस चाहिए और अभी पल में तोला है और पल में माशा है। हैव यू कम अक्रॉस पीपल लाइक दिस, और मे बी यू आर वन ऑफ दोज? We all have one of those attachment styles, so it is not that it means that, you know, there is some problem. We all have one of those attachment, like I had a avoidant attachment style, okay? So we all have one of those. And then disorganized are extremely controlling parents, या violent parents, neglecting and abusive parents के जो बच्चे होते हैं बहुत defiant होते हैं, they are chaotic and they end up in relationships being either they are being abused constantly or they also become the abuser. So that's how they say that people अब ये देखिए कि अगर अटैचमेंट में ये मसाइल होंगे, इसमें मोहब्बत कहाँ है? नहीं है ना, है लेकिन है नहीं। अब है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर तो नहीं है इस सिचुएशन में। और हमेशा अवॉइडेंट जो है वो एम्बिवेलेंट से अट्रैक्ट होता है, एम्बिवेलेंट अवॉइडेंट से अट्रैक्ट होता है, और डिसऑर्गेनाइज कुछ अकेला ही खेल रहा होता है और अगले डिसऑर्गेनाइज के साथ या एम्बिवेलेंट के साथ अटैच्ड होता है। तो या तो मियाँ बड़ा अलूफ होगा और बीवी बड़ी क्लिंगी होगी, या अदर वे राउंड होगा। ये इनका की होल इस तरह बनता है क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू कंप्लीट द सर्कल अनकॉन्शियसली। यस प्लीज, आई थिंक लेट्स गो फॉरवर्ड, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस वन, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। Okay, now this is something very important. Polyvagal theory, Stephen Porges, I don't know how many of you have heard this name, Stephen Porges. Stephen Porges एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, very very big name in the world. इसने वेगस नर्व के ऊपर बहुत क्या, आप में से कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं? How many of you students of science? ओके, वेरी फ्यू। ओके, हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिस्म में नर्व्स होती हैं, ये तो सुना ही होगा ना। तो एक नर्व होती है वो बहुत सबसे बड़ी नर्व है और उसको वेगस नर्व कहा जाता है। और वेगस नर्व का जो काम होता है, ये वाहिद नर्व है जो सर से लेके पैर तक हर चीज़ से हर चीज़ को कनेक्ट करती है। तो वो कहते हैं कि जब बच्चा या बड़ा किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरे जो अचानक एक्यूटली थ्रेटनिंग हो और उनकी वेगस नर्व में डिवीजन आ जाए, यानी कि आधी, जो यूँ कहिए कि आधी पेट से नीचे और आधी पेट के ऊपर, तो पेट के नीचे वाली अगर जम जाए अपनी जगह पे और वो रिएक्ट ना करे उस वक्त, तो हम ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि हम फ्रीज़ हो जाते हैं। और जब हम फ्रीज़ हो जाते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत की एनर्जी को फ्लो करने की कैपेसिटी कम से कम से कम से कम होती चली जाती है। और इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े ट्रॉमा की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि अचानक वालिद आए और उन्होंने अचानक बच्चे को डांटना शुरू कर दिया, या अपनी बीवी को या किसी और को, एंड द चाइल्ड डज नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग एंड ही ऑल्सो डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू चेंज द सिनेरियो or stop what is happening, the possibility, because of the naivety of the child, his vagus nerve will get collapsed and he will feel trauma. और वो ट्रॉमा, और ट्रॉमा चूँकि बॉडी में रहता है, दिमाग में नहीं होता, तो जब भी ऐसा सिनेरियो का ज़रा सा भी स्टिमुलस कभी उसे कहीं और मिलेगा, सबसे पहले वो फ्रीज़ हो जाएगा। आपने कभी ऐसा, और आई एम श्योर सब ने इससे गुजरा होगा कि आपने इससे गुजरे हैं कि कुछ सिचुएशन हुई हो जहाँ पे आपको पता है, या आपकी किसी से बहस हो रही है या कोई बात हो रही है घर में, काम पे, दोस्तों के साथ, आपको जवाब पता है, आपके पास रीज़न है, बट यू आर अनएबल टू आंसर, and you just feel that you're frozen, and that is called trauma, and we all have it, and all
एंड दिस इज़ व्हाट लव इज़ दैट. सो मोहब्बत क्या है? ये तमाम चीज़ें अगर जब हम अपने बारे में जानना शुरू करते हैं और फिर उनसे अवेयर होकर उनको हील करने के लिए रास्ता तलाश करना शुरू करते हैं, पैथ्स, ये जो एनर्जी है ना, ये है मोहब्बत. क्योंकि ये सब बैरियर्स है मोहब्बत करने के. आज आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि आपको कुछ सीखना है अपने बारे में. आज जो आप सीख के जाएंगे शायद वो आपको इंस्टिगेट करेगा कि आई मस्ट ईदर रीड अ बुक or go to a guru or enter into a meditation or start yoga or go to a psychotherapist or maybe take up some course or whatever it is to know more of myself or know more of a person who I find very difficult to be with. ये तमाम understanding जो आज आप लेने के लिए आए हैं, this is part of love. This is the energy of love which has been talked about by the science, by the mystics, by the poets, by the authors and so on and so forth. मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रही, मुझे लगता है कि एक ऊपर की ये डिटेल आपके लिए काफ़ी होगी. अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अच्छा जो पेट के ऊपर वाली वेगस नर्व है, वो कहते हैं उसका ताल्लुक दिमाग से, दिल से, फेस के एक्सप्रेशन से होता है. विच मीन्स कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बार बार आप सबके चेहरों पे देख रही हूँ, ठीक है ना, और आप मेरे चेहरे को देख रहे होंगे सुनते हुए. अगर मेरे चेहरे से आपको कोई ऐसा स्टिमुलस मिले कि ये खातून अभी उठ के मुझे डांटने वाली है, तो व्हाट विल हैपन? आप फ्रीज, हो सकता है फ्रीज ना हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो, या आप सोचें कि यार कमरा छोड़ो बाहर जाओ, ये तो भी हमारे साथ बुरा करने वाली है. सो दे विल नॉट बी एनी सेंस ऑफ सेफ्टी. सो जैसे कि जो ऊपर वाली वेगस नर्व है, जो कि निस्बतन न्यून वेगस नर्व जिसे कहते हैं, कि हम मोहब्बत में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक सेंस ऑफ सेफ्टी के साथ पले हों और हम अपने आँखों से और चेहरे के मसल से पहचान सकें कि ये सेफ है एंड आई कैन बी माई सेल्फ. एंड दिस इज़ द वर्क ऑफ द वेगस नर्व. कि आप दूसरे को देख के, आपको कभी कभी किसी को देख के लगता है कि यार डोंट मैस विद दिस पर्सन, यू नो. कभी कभी किसी को देख के लगता है यार यू नो व्हाट, आई रियली वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, हु दिस पर्सन इज़. चाहे वो आपकी प्लेन की सीट पे बराबर में बैठा हो, बस में बैठा हो, आपको किसी शॉपिंग प्लाजा में एक और औरत सामान खरीद रही हो, आप खरीद रहे हो, आपका दिल करता है कि आप उसको बोल पड़े उसके बीच में, यू नो. समटाइम्स कोई कुछ ले रहा होता है तो आप बोल पड़ते हैं आई थिंक ये वाला रंग नहीं, ये वाला ले लें, या हम किसी से रैंडमली, आपका ख्याल क्या है कि ये ले लूँ या वो ले लूँ, व्हाट इज़ दैट? दिस वेगस नर्व इज़ वर्किंग एंड टेलिंग अस इट्स सेफ टू टॉक टू दिस पर्सन, it's safe to relate, I want to relate, there is some safety, there is some, and that safety is called love. Because with that person right now the flow of energy is happening, energy of love is happening, which is making us feel safe. तो मोहब्बत होने या मोहब्बत करने या मोहब्बत महसूस करने के लिए जो another important basic चीज़ है वो क्या है? Safety, feeling safe. We cannot be in love unless we are safe. We can be in anything but not love. So, मोहब्बत कैसे पैदा की जा सकती है? पैदा तो नहीं मुझे कहना चाहिए, बढ़ाई जा सकती है, महसूस की जा सकती है, अलाइव की जा सकती है. उसके लिए जो पहली शर्त है वो है सेफ्टी. One has to feel safe. And if there is an inappropriate expression of any one or two or three emotions all the time inappropriately, that takes away the safety. अगर घर में अब्बा हमेशा ही नाराज़ रहते हैं, हमेशा ही एज पे रहते हैं, हमेशा ही गुस्सा रहते हैं, लेकिन उनके पास वो बहुत पैसे लाते हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा खिलाते हैं, बहुत अच्छा घर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अब्बा एज पे रहते हैं. जैसे ही अब्बा घर में आती, अम्मी कहती कमरों में चले जाओ, आवाज़ ना निकालना, अब्बा अभी थके हुए होंगे. What it takes away? And when the safety is gone, then what is gone? Love is gone. I can respect my father, I can be afraid of my father, I can be this with my father, that with my father, but not in love. There is no love because I don't feel safe. मुझे लगता है कि
इधर से चपेट पड़ जाएगी या उधर से पड़ जाएगी या डांट पड़ जाएगी, और बच्चे के लिए डांट भी चपेट जैसी ही होती है, अनलेस कि उसको चपेड़ों की आदत पड़ जाए तो फिर डांट आसान हो जाती है. एंड देन व्हेन देयर इज़ नो सेफ्टी, देन देयर इज़ नो play. Can you see any child who is afraid can play? आपने कभी कोई प्लेफुल बच्चा देखा जो डरा हुआ? मैंने डरा हुआ बच्चा कभी खेलता हुआ नहीं देखा. डरा हुआ बच्चा हमेशा डरा हुआ होता है, एक कोने में बैठा होता है, ये डर रहा होता है, या वो डर में भी कुछ अजीब व गरीब काम कर रहा होता है. हमारे साथ इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ के शाह के प्रिंसिपल बैठे हैं, और Dr. Zafar, he is PhD in English literature, and he was a bureaucrat, and then he decided to leave his bureaucracy and come and look after the college and teach. And I go to this school to teach children meditation. I've just started, and he has changed the school. ये बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे इनके साथ सेफ फील करते हैं, इनके अराउंड मैंने देखा है बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, उछलना शुरू कर देते हैं, एंड दे ओपनली से वी फील सेफ विद हिम. और ये इनके कॉलेज के बाहर, जैसे इन्होंने कहा, कोई बच्चा जा रहा होता है तो इसके गले में हाथ डाल के बातें करते करते उसे ले आते हैं कि आप बेटा तू क्लास में बैठ जा, आप पढ़ते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लव. यू नो, आई एम सेफ and I can provide safety. If I am safe and I am not providing safety, it means I am not safe to myself. ये समझना, ये समझिए कि हर बात आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म हो रही है. मैं ये कहूँ मैं तो बड़ी सेफ़ हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द हर आदमी अनसेफ है, तो इसका मतलब है कि मैं भी सेफ नहीं हूँ, ना अपने लिए हूँ ना किसी के लिए हूँ. एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट वी टॉक अबाउट. एंड जब हम सेफ होते हैं तो हम प्ले करते हैं. हम बड़े भी, ये भी तो क्या एक प्ले ही है ना. व्हाट इज़ दिस? इट्स अ प्ले. प्ले डजंट मीन कि उछले कूदे. वी आर लर्निंग, एंड प्ले में सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है. सो व्हेन वी आर सेफ वी प्ले, और जब हम प्ले करते हैं तो व्हाट हैपन्स, वी आर जॉयफुल. एंड प्ले डजंट नीड अदर पीपल. ट्रस्ट मी, प्ले कैन बी विद योर ओन सेल्फ. When you feel safe, then you are already in a playful mode, and wherever you go, you take your energy, and then who you attract? Playful people, safe people. देखिए जो साइंस है उसकी एनर्जी किस तरह है. हम एक सी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है ना. फ्रीक्वेंसी ए फ्रीक्वेंसी सी को अट्रैक्ट नहीं करती, ए को अट्रैक्ट करती है. ऐसे ही है ना, बी को अट्रैक्ट करती है. अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी में चलती हूँ, जो फ्रीक्वेंसी शेम की है, लैक ऑफ सेफ्टी की है, लैक ऑफ प्ले की है, तो मैं किसको अट्रैक्ट करूँगी? सेम. ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जाके ऊपर से किसी को अट्रैक्ट करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता. साइंस हैज़ नॉट प्रूवन दैट. एंड नन ऑफ किसी भी काइंड की साइंस नहीं, वो साइकोलॉजिकल भी नहीं, क्वांटम भी नहीं, स्पिरिचुअल साइंस ही, एवरी साइंस, एवरीथिंग, मिस्टिसिज्म, एवरीथिंग इज ऑन द सेम प्लेन कि आप जो हैं वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं. अगर आप प्लेफुल नहीं है तो कोई प्लेफुल इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा. दिखने में वो शायद प्लेफुल लग रहा हो, लेकिन जब आप उस एनर्जी में एंटर होंगे तो आप देखेंगे आप एक केओस में एंटर हो गए. एंड यू नो, दिस प्रेजेंटेशन हैज़ कम टू मी व्हेन this Palestine and Gaza thing started to come up, and lot of rallies are coming out, and I saw a lot of rallies are bringing a lot of hatred, you know, against one against other. And I just realized कि we cannot bring love and peace with hatred. क्योंकि आज जो A पोजीशन में है और जो B पोजीशन में है, कल वही पावर अगर B को देंगे तो वो A बन जाएंगे और A B बन जाएंगे. So there is no difference, you know. So what we need to do is bring some sense of love within me and being interested in myself. एक किताब है वूली मास्टर्स, गैरी जुकॉफ की है, द डांस ऑफ वूली मास्टर्स. इट इज़ ऑल अबाउट क्वांटम फिजिक्स. एंड ही सेज कि जब एक एटम, अब आप ये गौर से सुनिएगा, जब एक एटम दूसरे एटम को गौर से देखता है या उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हम एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो सिर्फ वो एटम इस एटम के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आया और उसने उसको देखा, उस एटम का इस एटम के साथ कनेक्शन और देखने से ही ये एटम भी बदल गया और ये एटम भी बदल गया.
So all we need is empathic interest within us. आज इस वक्त अगर आप ये सुन रहे हैं, you are interested in yourself, you're looking back your story of your life, you are changing right now. And if you're interested right now in each other also, because together we have collected this energy, then we all are changing for betterment. And that is called love. There is no such thing as loving the other person. There is no such thing कि वो मिल जाए तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए. वो मिले या ना मिले, और मिल भी जाए तो मैंने देखा है कि लोग फिर भी नाखुशी होते हैं, कहते हैं शादियाँ ख़राब हो गई, अब मोहब्बत वाली शादी थी पता नहीं क्यों बग़ैर मोहब्बत की हो गई. You know, it is an endless grief. And I don't even think the grief is about the other person. Grief is about myself. I don't know how to connect to myself because I've never been. So my mother did not know. My father did not know. उनके माँ बाप को नहीं पता था और उनको भी नहीं पता था और उनको भी नहीं. So it's like ancestral damage we are talking about. And with ancestral damage, we cannot change. The first impetus is being interested in yourself. So आज आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, it is about you. किसी और को जाके ऐसे ना सुनाइएगा कि यार तुम्हारे लिए ये सुनकर आया हूँ मैं, तुम तो आए नहीं थे, मैंने कहा चलो आप तुम्हें सुनाते हैं कि तुम्हारे ये मसाइल हैं यार. नो, दिस इज मेरा मसला है. यू नो, आई डोंट नो, कैन वी टेक इट फर्दर? आई थिंक इट्स कमिंग टू एन एंड. इफ आई डोंट नो वेदर डॉक्टर्स तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, क्विकली मैं बताऊंगी. जब हमारा सोशल ब्रेन अनसेफ फील करता है और हमारे अंदर प्ले की कमी होती है, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं. जब कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, और जब हमारे इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है तो फिर हर किस्म की बीमारी हमें अट्रैक्ट करती है. और सू ग्रेड, जिसकी किताब है वाई लव मैटर्स, उसमें वो कहती हैं कि तमाम किस्म की एलर्जीज़, skin diseases, autoimmune diseases and cancers are the bad interplay of lack of love with your body and soul. जब हमारे अंदर प्ले नहीं है, सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो हमारा इमरजेंसी सिस्टम हर वक्त काम करता है, और जब वो ओवरवर्क करता है और बायो फीडबैक मैकेनिज़्म उसका ख़राब हो जाता है, तो हमारी बॉडी हमारे ख़िलाफ़ काम करने लग जाती है और हम डिके की तरफ चले जाते हैं. बिकॉज लैक ऑफ लव मीन्स देयर इज़ नो नीड टू लिव एनी मोर, इट्स टाइम टू डाई. Can we go forward? So I want you to think about right now that when did you feel playful last time? जब आपको लगा कि आप बहुत playful थे, आप बहुत safe feel कर रहे थे या कर रही थी, and you really had a great time with yourself. And maybe there were other people also, but it's more about you. When did you last time felt playful? You don't have to tell me, just think about it. कल, परसों, आज, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले, 10 साल पहले. When did you last felt that I felt so safe and playful and I had so much of joy within me? Because that's the time when you were completely in love with yourself. आप गाना गा रहे थे, म्यूज़िक बजा रहे थे, वो कुछ, आप खाना पका रहे थे, बर्तन धो रहे थे, कपड़े धो रहे थे. इट कैन बी एनीथिंग, बट यू आर एन्जॉइंग इट, यू आर इन इट, यू आर फीलिंग सेफ, यू आर फीलिंग क्रिएटिव एंड यू वांट टू डू दैट. प्लीज़. रूमी कहते हैं कि हमारा टास्क मोहब्बत ढूंढना नहीं है बल्कि वो तमाम बैरियर्स जो मोहब्बत का फ़्लो अंदर होने नहीं देते, उनको ढूंढना और उनको सिस्टम से निकालना है. दिस इज़ द वर्क वी हैव टू डू. वी आर नॉट सपोज टू लुक आउट फॉर लव और सोलमेट्स और रोमांस और एक्स और वाई और जेड. इट्स जस्ट व्हाट इज़ नॉट अलाउिंग दिस टू हैपन इज़ द टास्क. एंड जॉन लेनन कहते हैं कि इट मैटर्स नॉट हु यू लव, where you love, why you love, when you love or how you love. It matters only that you love. Doesn't matter किससे किया, कब किया, कहाँ किया, किस तरह हुआ, क्यों नहीं हुआ. आप मोहब्बत की एनर्जी में हैं
आप आपने जितनी भी फोकलोर स्टोरी सुनी है, आप उसमें देखेंगे कि जो बिलवेड होता है ना, वो मैटर नहीं करता। ज़िंदगी में इश्क की कहानी में क्या चीज़ मैटर करती है? एनीबडी? वाटर, वाटर, पैसा. Somebody told me that there is no river, there will be no Ranja, no Rasasi, no water matters. I think. इश्क की कहानी में आशिक मैटर करता है। इश्क की कहानी में हमेशा आशिक मैटर करता है, बिलवेड की कोई जगह नहीं होती। क्योंकि जो आशिक होता है ना, वो ट्रांसफॉर्म होता है, और जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके लिए बिलवेड मैटर नहीं करता। अगर आप रूमी की कहानी देखें तो रूमी पहले महबूब था, और जब वो आशिक बना तो उसका जो महबूब था, शम्स जस्ट लेफ्ट द अरीना फॉर हिम। आप हाफिज़ की स्टोरी सुने कि एक खातून से उनको मोहब्बत थी और वो फिर 40 दिन के चिल्ले पे चले गए, लेकिन उस प्रोसेस में जब वो ट्रांसफॉर्म हो गए और वापस आए, दैट वुमन वाज नो मोर इम्पॉर्टेंट एंड हिज जर्नी वाज इम्पॉर्टेंट। सो द जर्नी ऑफ लव, अगर हम मिस्टिसिज्म से देखें, इज़ द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ नेवर अबाउट अ बिलवेड। बिलवेड इज़ नेवर हैप्पी, नेवर सेटिस्फाइड। अगर हमारा बिलवेड खुदा है तो वो खुदा जिसको हमने बिलवेड बनाया वो हमसे कभी खुश नहीं होता, ठीक है? इट्स एन एंडलेस कोशिश। सो प्राइमरीली हमें किसी को खुश नहीं करना या हासिल नहीं करना, अपने आप को हासिल करना है और अपने अंदर उस खुदा के दिल को ढूंढना है जो कि हमें ट्रांसफॉर्म करता है। एंड दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस टॉक अबाउट। Just before we take few questions, I just want to say that this one of the element of, can we go on the live? This is my email. I am planning to start up a course under the ban of peace curriculum, and I would be throwing that क्या कहते हैं, curriculum out and the course line, and whoever would be interested to take up that course, उसमें हम पढ़ेंगे, हम एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस करेंगे, हम डिफरेंट एलिमेंट्स अपने बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा कोर्स वर्क करेंगे विच इज़ रिफ्लेक्टिव एंड जस्ट फॉर यू टू फाइंड अ वे टू बी पीसफुल विद योर सेल्फ. दैट्स द आइडिया एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द अवेयरनेस अराउंड दैट ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. आई एम ओपन टू टेक एनी क्वेश्चंस. यस. अगर जवाब ना दे सकूं तो पहले से माजरत. जी. अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो भी आपने अभी दिखाया है पहले कभी नहीं देखा. जी. ये लव का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पाकिस्तान में जब बच्चा स्कूल जाता है वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो, जैसे आप बात कर रही थी, चपेड़ों की आदत पड़ जाए तो फिर डांट मैटर नहीं करती. जी. ठीक है. इसकी वजह से बहुत सारे, क्या मेरे समझ कितने लड़के हैं जो भाग जाते हैं, ना सेफ्टी फील करते हैं ना वो खेलते हैं. जॉय का तो खैर सुना ही पहली बार है. जी. जी. तो जी. ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाए. और सेकेंडली आई एम सरप्राइज कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल इस्लामाबाद स्कूल के बैठे हुए हैं जो इस तरह के हैं. जी. बाकी हमें तो SHO ही मिले थे सारे. ठीक है. जो ये कहते थे अच्छा नहीं पढ़ना तो आओ ऊपर रिमांड रूम में चलते हैं. आई नो. तो ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाए. देखिए, वो बच्चे जो अभी बच्चे हैं और आपकी नज़र में हैं, सो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अटेंशन टू देम, बी इंटरेस्टेड इन देम एंड स्टार्ट टू गिव देम थ्रू रोल मॉडलिंग सम अनदर एक्सपीरियंस. बच्चों के लिए छोटा सा एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है, लेकिन अगर वो बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अब ग्रो कर गए उन SHOs के साथ, तो अब वो SHO उल्टा भी खड़ा हो जाए तो आपको ठीक नहीं कर सकता. तो अब आपको ये जो सुना है आपने, अब आपको ये जर्नी उठानी होगी और अपने में इंटरेस्टेड होके अपने ज़ख्मों को भरना होगा. रास्ता आपने चूज़ करना है, क्योंकि कई रास्ते हैं अपने आप को हील करने के लिए, जिसके लिए जो हो. साइकोथेरेपी रास्ता है, काउंसलिंग रास्ता है, मिस्टिसिज्म रास्ता है, हैविंग एजुकेशन रास्ता है, पोइट्री रास्ता है, आर्ट रास्ता है, म्यूज़िक रास्ता है, सिंगिंग रास्ता है. आप चूज़ कीजिए आपको कौन सा रास्ता आपके लिए है और उस रास्ते पे चल पड़िए और वो आपको हील करेगा. तो वो बच्चा जो आपके अंदर एक SHO की मार का शिकार है, वो बच्चा आपसे तड़प के कह रहा है कि आई वॉन्ट टू हील,
I want safety. So now you can give that safety to that child, which is within you. There's nobody outside can do that. People can provide possibly a space. That's what we do in psychotherapy. We create a safe space for people to look into their wounds and heal it by themselves. मैं एक इमोशन को एक्सप्रेस करता हूँ ना, जी, जब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो जब मेरे साथ बुरा हुआ तो फिर मैं क्यों अच्छा करूँ? हाँ, तो जाहिर बात है कि दिस इज़ अ वेरी वुंडेड प्लेस, है ना, ये बहुत वुंडेड प्लेस है और ये वन ऑफ द रिएक्शंस है कि लेकिन उसका जवाब ये है कि अगर आप दुखी ही रहना चाहते हैं और दुख दे दे के अपना दुख बढ़ाना ही चाहते हैं तो इट्स अ चॉइस यू आर मेकिंग. तो ये केओस आपको कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ दुख ही देगा, एंड यू कैन मेक दैट चॉइस स्टिल. But you are creating such a negative karma for yourself, which will bite you for the longest time in your life and maybe in your next incarnation. Thank you. Anyone else? जी जी. मेरा आपसे सवाल ये है कि जब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो क्या उसके नतीजे में फ़िज़िकल डिजीज़ पैदा होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल. मेरा भी ये ख्याल है और मैं इसको कंफर्म करना चाह रही थी जी, कि फ़िज़िकल डिजीज़ फिर उसके नतीजे में जी, पैदा हो जाती हैं. बिल्कुल हो जाती है. और बड़े वसीम पैमाने पे हो जाती बड़े हैं. वसी पैमाने पे हो सकती है. इनको दे दीजिए, आपके आगे हैं ये. जी, हाँ जी, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त Thank you. आपकी टॉक थी. थैंक यू फॉर द लव. आजकल के टाइम में जब सब लोग भाग रहे हैं और बड़ा स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो किस तरह से ये वाली जो साइड है इसको कहाँ ढूंढें, कैसे पाएं, लोगों को कैसे ठहराएं कि वो टाइम तो कौन है वो लोग? मिले, वो जो लोग भी कौन? इर्द गिर्द. लोगों को नहीं ठहराना, अच्छा, अपने आप को ठहराना है. सो इसका करना ये है कि आप, ये नहीं मैं कह रही कि अपने काम वाम छोड़ के किसी चिल्ले पे चले जाएं. चिल्ले पे भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें. ये भी एक साहब हैं यहाँ बैठे, 3 साल उन्होंने सबैटिकल लिया है, तो यू कैन इवन डू दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स बीइंग अवेयर. ये दूसरों को नहीं हमने ठीक करना, दूसरा कोई नहीं है, मैं हूँ, यू नो. सो जस्ट बीइंग, अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप घर में हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ नहीं करते, व्हाटएवर, मैं इस टाइम पे ये काम कर रहा हूँ और मैं खुश नहीं हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये मीनिंग नहीं दे रहा, जॉय नहीं दे रहा. ये अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट होना, और फिर ये अंडरस्टैंडिंग होना कि जॉय इसलिए नहीं है कि कहीं मैं सेफ फील नहीं करता और मेरे अंदर प्ले नहीं है. तो फिर ये सवाल करना कि यार क्या ऐसा करूँ कि प्ले करूँ. मे बी मैं डांस क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डांस. मे बी आई कैन स्टार्ट ऑफ थिंकिंग लर्न टू play music, you know. Maybe I can try and bring a book and start reading it, you know. Just think about what you like to do when you are not feeling happy, or you feeling sad, or you feeling angry or guilty. और याद रखिए कि ये एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि हमारा पूरा माशरा गिल्ट से भरा हुआ है, पूरी दुनिया ही. गिल्ट इज़ द एब्सेंस ऑफ लव. मोहब्बत में कोई चीज़ गिल्टी नाम की नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मोहब्बत में कुछ ऐसा होता ही नहीं जिससे पशेमानी हो या गलत हो, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज़ जो होती है वो लेसन होता है. आपको मिली तो लेसन है, नहीं मिली तो लेसन है. गिल्ट इज़ द प्राइमरी मीन्स एब्सेंस ऑफ लव. जब आप गिल्टी में किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप मोहब्बत नहीं कर रहे हो उस इंसान से और ना अपने आप से. सो ये बात प्लीज़ याद रखिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम गिल्ट. लोगों का इसलिए, जस्ट अ क्विक थिंग, क्योंकि जो हैप्पी मेमोरीज़ हैं उसमें लोग हैं, तो फिर ये बंदा सोचता है कि क्योंकि जब पहले हैप्पीनेस थी, वो लोग थे, उनके साथ अच्छा टाइम गुजर रहा था, तो वही चीज़ अगर फिर से उसी तरह हो, रिवाइव हो जाए तो हैप्पीनेस भी होगी. इसलिए आई थिंक यू, जो हमारे साथ अच्छा हुआ होता है, अच्छा वक्त हमने गुजारा होता है लोगों के साथ, अपने साथ, व्हाटएवर, वो हमें इंटरनलाइज करना होता है, अंदर ले जाना होता है. जस्ट हमारी जिस्म का, हमारे खून का हिस्सा होना होता है. वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में आए हमें ये सिखा के चले गए कि जॉय कैसा है, सेफ्टी क्या है, प्ले क्या है. अब उन्हीं को ढूंढते नहीं जाना, अब हमने उसी का ज़िल बन जाना है. दैट्स व्हाट इट इज़. ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ यू आर द वन who has that energy and allow this energy to come out so that you can be playful
एंड देन अट्रैक्ट मोर प्लेफुल पीपल इन योर, तो वो तो चले गए, अब और आएंगे और फिर और आएंगे और फिर और आएंगे। मेमोरीज में जब हम जिंदा रहते हैं तो हम जिंदा ही नहीं होते, मर चुके होते हैं। जी अच्छा, ये जो एक तो रूमी का जो ट्रांसफॉर्मेटिव या जो सजेस्टिव फार्मूला है फॉर लव, इट नीड्स टू बी मेक अ सिलेबस ऑन इट, हाउ इंटरकेसेस ऑफ द लाइफ आर टू बी गिवन अ काउंटर प्रोडक्टिव। सेकंड ये है कि प्रीचिंग का एक कंसेप्ट है, मैनी ऑफ द टाइम मेरा जो तबलीगी जमात के अफराद के साथ इंटरेक्शन होता है, चूँकि मैं तो लिटरेचर पढ़ा हूँ जी जिसमें जी तखय्युल ही तखय्युल है, न बुलंदी है न पस्ती है, उसमें ये कहता होता हूँ कि आप प्रीचिंग करते हैं कि जी प्योर हूँ, अल्लाह पर ईमान लाएं, अमाल दुरुस्त करें, लेकिन एक बंदा सामने बैठे हुए बंदे के दिल में अपने आप को नहीं उतार सकता, तो फिर पूरी कायनात का जो मालिक है उसको किसी के दिल में कैसे नहीं, उतारेगा? तो तभी आपने कह दिया ना, प्रीचिंग इज नॉट लर्निंग, प्रीचिंग इज नॉट मियरली कुछ भी टेलिंग नहीं है, समथिंग। प्रीचिंग कुछ भी नहीं है। जी, मैं मतलब रिलीजन का कहता जी। हूँ कि मज़हब जो है वो अपनाने के लिए होता है, बताने के लिए जी, नहीं होता है। अगर आपने Role अपनाया model। हो तो बताने की ज़रूरत कहते ही हैं नहीं ना, रहती। चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। अगर कोई मजहब जी रहा है, वॉट एवर मजहब कोई जी रहा है, तो वो आप उसको देख के लर्न कर सकते हैं। वो आपको बता रहा है और पीछे जाके जो है वो गालियां दे रहा है या मार रहा है लोगों को, वो तो आप नहीं उससे कुछ भी लर्न कर सकते। और दूसरा जो आप कहते हैं ना वाइब, इसके लिए चलो मैं ख़त्म करूँगा। एक शेर है कि ये माना कि ज़मीनी हक़ाइक़ सख्त तर हैं, लेकिन पर एक शख्स की खातिर बड़ी कायनात का हौसला न छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, ये खातून पीछे इनको चाहिए। ओह अच्छा, Thank you very much. थैंक यू। First of all, I want to appreciate कि your lecture was very engaging और very interesting और instigate किया हमें more learn करने के लिए। तो my question is simply कि as you told us कि grief is just disconnection from yourself. If we, but I feel sometimes कि when we connect two by two ourselves, तो it makes us aloof and we detach the things or relations from around us. तो क्या वो aloofness is a desirable state and detachment is a desirable state and you feel always joy within yourself or you become playful or you song और अकेले नाच रहे हैं और around people उस तरह connected या ना need feel कर रहे हैं ना हो रहे हैं उनके साथ? Is that a desirable state? So I can Thank you very much. little bit unpack it for you. जब आप अपने से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अपने से कनेक्ट होने का टिप ये है, समझने की बात ये है कि आप हैप्पियर हैं एंड जॉयफुल हैं। जब आप हैप्पियर एंड जॉयफुल हैं और आपके इर्द गिर्द जो आपकी पिछली एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर लो है, तो आप ऑटोमेटिकली, समझे आप पहले यहाँ थे और अब आप यहाँ आ रहे हैं, तो ये कनेक्शन तो वैसे ही टूट गया, अब कम होता जा रहा है ना। अब लेकिन हम आदतन इस कनेक्शन के पीछे वापस जाते हैं, नहीं 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 यही पकड़ो, तो मसला है। लेकिन जब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर हो रही है और आपकी नीड फ्रॉम अदर पीपल इज़ लेसनिंग, तो फिर और आप जाने दे सकते हैं। You can let it go because it's not going anywhere, because this energy is not going anywhere and some other energies are waiting for you in the new plane। ठीक है ना जी, बिल्कुल डिवाइन। तो फिर क्या है कि फिर ना कोई डिटैचमेंट है और ना ही कोई अटैचमेंट है, और वैसे भी अटैचमेंट मोहब्बत की जर्नी में बहुत नेगेटिव एलिमेंट है। कनेक्शन इज़ द थिंग। सो अटैचमेंट का मतलब है मैं आपसे मिलने हैं और यहीं चिपक गई, और कनेक्शन का मतलब ये है कि आई केम, आई टॉक टू यू, वी हैड exchanges of energy and I left and you left and we are happier, we are not dying for each other. Attachment word is have a negative connotation, let's put it that way. Attachment is not something we are looking for in the world. We are only looking for connections, which means आए मिले चले गए खाया पिया and you're happier. So अगर आप aloof हो रहे हैं और लेकिन उस aloofness में joyful हैं, तो that's fine. Yes please. मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन है कि कहाँ पे सेल्फ लव ख़त्म होती है और वहाँ से सेल्फ ऑब्सेशन शुरू होता है? अगर सेल्फ लव नहीं है तो सिर्फ सेल्फ ऑब्सेशन है। हर वो चीज़ जब आप अपने लिए कर रहे हैं और आप दूसरे के ऊपर वॉक ओवर करके कर रहे हैं और आप करे चले जा रहे हैं लेकिन आप खुश फिर भी नहीं हैं, तो वो सेल्फ ऑब्सेशन है। सेल्फ लव में जो कुछ आप कर रहे हैं, बाज़ों को दूसरे उससे अनहैप्पी हो सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि डिटैच हो गए, लोगों ने कहा यार इसने तो हमें छोड़ दिया, तो वो तो थोड़े से अनहैप्पी हो जाएंगे। लेकिन आपने
उनको जानबूझ के कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, और वो जो कुछ आप चेंज हो रहे हैं, यू आर हैप्पियर, यू आर कॉन्टेंट, देन इट इज़ सेल्फ लव. लेकिन आप वो चीज़ करे चले जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें पैसे ही कमाए चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, मगर आप हैप्पी नहीं है, आप सर्विस करे चले जा रहे हैं. अब सर्विस इज़ बिकम अ सेल्फ ऑब्सेशन बिकॉज इट्स अ वे टू गेन वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स. तो वो जो आप सर्विस कर रहे हैं या फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, दैट्स इन सेल्फ ऑब्सेशन, क्योंकि ना आप हैप्पी हैं और ना ही उस काम से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है. तो देन ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्सेशन, इट्स नॉट लव. थैंक यू. जी, अल्ट्रुइस्टिक हो सकता है, लेकिन वो अल्ट्रुइज्म भी तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना. अल्ट्रुइज्म इज ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म. एनीवन एल्स? जी. आई थिंक मैम बंदा सेल्फ कनेक्शन की कोशिश तब करता है जब सेपरेशन हो जाता है. बंदा किससे? तो उससे पहले बंदा किसी के साथ भी हंसी खुशी रह लेता है. दैट कैन बी एनीवन. जब बंदा सेपरेट हो जाता है तब वो सेल्फ कनेक्शन में चला जाता है. हाँ, हंसी खुशी तो हम कभी भी नहीं रहते किसी के साथ अगर अपने से कनेक्टेड ना हो, ये याद रखें. हम रह रहे होते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है ना. अब हमारे माशरे में ये कहा गया है कि जुड़ के रहो, फैमिली के साथ रहो, जुड़ के रहो. अब ये हमें इतना सुनाया गया है कि जो जुड़ के नहीं रहा होता वो तो वैसे ही एलिनिएट हो गया, उसे तो हमने वैसे एनहाइलिएट कर लिया कि वो तो है ही ख़राब, वो तो है ही गलत. ठीक है ना. सो जो आदतन हम जब रह रहे होते हैं या अनकॉन्शियस रह रहे होते हैं या अनअवेयर होकर रह रहे होते हैं और अपने आप को जान नहीं रहे होते, तो हम रह रहे होते हैं लेकिन खुश कभी नहीं होते. ठीक है ना. तो उस नाखुशी की वजह से इवेंचुअली यूनिवर्स हमें बार बार मौका देता है कि यार छोड़ो. वो नाखुशी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है. सो मैं कहती हूँ हमेशा बैड incidences in life are very important because they, as you say, they help us to connect to ourselves. ठीक है ना. तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप बहुत खुश हैं, रियल मानों में खुश हैं, और जो है क्या कहते हैं, और आप साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा अनहैप्पी भी हैं. मैम एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. टेल अस समथिंग अबाउट फियर ऑफ अननोन. हाँ, फियर ऑफ अननोन क्या कहना चाह रहे हैं? फियर ऑफ हाँ, फियर ऑफ अननोन इज फियर ऑफ. सो वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ अनसर्टनिटी. अच्छा, ये अनसर्टनिटी हमारी बर्थ से रिलेटेड है. अगर आप गौर से देखें तो जब बच्चा बर्थ कनाल से बाहर आ रहा होता है, वो एक सेफ जगह पे जहाँ उसे खुद ही खाना मिल रहा है, खुद ही ऑक्सीजन मिल रही है, वो खुद ही बड़ा हो रहा है, वो एमनियोटिक फ्लूइड में खेल रहा है, कूद रहा है, और सडनली उसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन चली गई, अब गेट आउट ऑफ दिस. तो सबसे पहले उस बच्चे के जहन में क्या आ रहा है? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ. दैट इज़ फियर ऑफ अननोन. और अगर पहला हाथ जिसने उस बच्चे को कैच किया है वो वेलकमिंग नहीं है, पहला वूंड वहाँ लग गया उसे. फियर ऑफ अननोन तो था ही, अब वो पक्का हो गया कि किसी गंदी जगह पे लैंड कर दिया मैंने. यू नो, इसलिए कहते हैं कि अपना गायनाकोलॉजिस्ट देखिए, अपना मिडवाइफ को देखिए, कौन बच्चा कैच करेगा हाथ में, उसके टच पे बहुत काम करना होता है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फियर ऑफ अननोन बिगिनस फ्रॉम देयर. एंड ऑब्वियसली एंड फियर ऑफ अननोन को एक्सेप्ट कर लेना, और ये एक्सेप्ट कर लेना कि अननोन डजंट मीन अ डिजास्टर. अननोन जस्ट मीन अननोन. इट कैन बी एनीथिंग. मैडम इसमें अननोन फियर ये भी हो सकता है कि जब लव नहीं है तो फिर सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, वेयर इट कम्स फ्रॉम. आई थिंक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जो है इट सेल्फ इज लव. सेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑलवेज गोज विद. जी, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन का होना लव है ना. सेंस ऑफ प्रोटेक्शन का ना होना lack of love है. We have to end. Yes. Such a pleasure to be here, and thank you for your Thank time, you. madam. Actually, I have to mention that it was such a privilege repeatedly saying Rumi's poems as a Persian. It was such a pleasure for me. And my question is that if someone is traumatized, how can he end it? Like being traumatized is. So how can we end? So if you know that somebody is traumatized or yourself is traumatized, so one way is to connect to a trauma counselor and work on your trauma or read up on it and see which path you want to take up. Okay. लेकिन एज अ साइकियाट्रिस्ट ये होता है कि रोग न बने. नहीं, ये सब कहानियाँ जो हैं वो ऐसी नहीं होती, कोई रोग नहीं होता. ये तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट इसका यही काम होता है कि रोग न बने. हाँ, वो रोग ना, तो वो तो आते ही रोग लेकर है ना. सो आई एम नॉट सेइंग दैट गो टू, हमारे सारा अदब रोग जी, रोग नहीं होना चाहिए. आई थिंक वो रोग वही है ना, डिसकनेक्शन का. सो द आइडिया इज कि ट्रॉमा के लिए आपको साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना. यू हैव टू फाइंड अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन
trauma, who can assist you, give you some tips and exercises to how to get out of it. Because once you know the tips, then you can work on your trauma yourself. But I can suggest you myself because I am the trauma counselor. What can I say? The most authentically, that's मैं इस शहर में बिल्कुल नहीं हूँ. I don't know people, so I cannot suggest you except my own self. Yes, you can read up a book, Waking Up the Tiger. Waking Up the Tiger. उसकी है अभी मुझे और का नाम आ जाता है. नहीं वो ट्रॉमा पे नहीं है. वेकिंग द टाइगर है. वेकिंग द टाइगर चेक कर लें. आई थिंक मुझे उसका याद नहीं आ रहा उसके ऑथर का नाम. पीटर लिवीन. यस, पीटर लिवीन. यस, Peter Levine. Thank you. And that's it. Anybody? Yes. Hi. Firstly, thank you for your really informative words. Thank you. मेरी routine इस तरह की होती है कि I rarely get time to think about things like love and philosophy. So it was really enlightening experience. All the same, I just want to ask कि in my experience of love, I feel like कि वो जो आपने एक बात की ना कि humans are not meant to love one thing or one person. I feel like humans don't do that with temporary things because they're not meant to love temporary things. I feel like they're meant to love a higher being. And जब आप एक इंसान को love करते हो तो वो आपको हासिल हो जाता है. I feel like कि love जब हासिल हो जाता है तो उसकी आधी कशिश वहीं पे ख़त्म हो जाती है. आई थिंक आपने जो पहली बात कही ना कि हम किसी हायर बीइंग या हायर सेल्फ की से मोहब्बत करने के लिए आए हैं, तो ज़ाहिरी बात है अगर वो हासिल हो गया तो उससे जो लेसन लर्न करना था वो आपने कर लिया, जो मोहब्बत सीखनी थी सीख ली, तो अब वो रिडंडेंट हो गया ना आपके लिए इवेंचुअली. Exactly. एंड और देयर इज सो द साइंस सेज देयर इज नो सच थिंग एज हायर बीइंग. You need to go to that higher being. We all need to raise our frequency. So the love is raising our frequencies, you know. So that is the transformation. So if a person is in my life, but I've learned whatever he or she had to offer me, now I need to go in a higher frequency. If this person is also going in the higher frequency, let's go together. If this is no, then eventually जैसे उन्होंने कहा कि then a separation happens, and the separation happens because I am committed to myself. I am committed to raise my frequency, which means coming out of the attachments and shame and despair and depression and getting into the frequency which is about contribution, which is about enlightenment, not stuck to one person on one place or one situation. Thank you. Thank you. We have one more question. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for the invitation. आज बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले किसी वर्कशॉप या किसी हियरिंग में मैं कभी नहीं बैठा, तो काफ़ी गौर से आपकी बातें सुन रहा था और काफ़ी सारे मेरे सवाल आ रहे हैं और मैं अब अपनी ज़िंदगी को भी व्हेन आई एम रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन इट तो मैं काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको देख रहा हूँ. फॉर इंस्टेंस मैं अपनी अगर एग्जांपल दूँ तो देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम सिंगिंग in my house, just doing some random stuff, art या फिर कोई भी, I am a text heavy guy as well, so I enjoy doing that, just singing to random songs. And now I realize that that is self-love. I am feeling secure, I am feeling joyful, and I am enjoying my own company. But then there are some times when you wake up and you are totally on the other side of the bed, like you are self-loathing. You don't like anyone around you, you don't even like yourself. तो इसके अंदर कितना एक पार्ट इमोशनल अवेयरनेस का आ जाता है कि हाउ मच यू आर इमोशनली अवेयर कि आप उस सिचुएशन को या अपने उस फीलिंग्स को, इमोशंस को आप ऑल्टर कर सको या उनको इन्फ्लुएंस कर सको. सो मैं आपको यहाँ कहूँगी कि आपने स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग ऐसा होता है ना, ठीक है. तो हमारी जो हीलिंग है ना वो स्प्रिंग की तरह होती है, लेयर्स में होती है, वन लेयर टू दी अदर. ये हम ऐसे लेयर के साथ कनेक्ट हैं. तो जब आप प्लेफुल हैं, आप जॉयफुल हैं, आप कुछ दिन तक बहुत जॉयफुल हैं, प्लेफुल हैं, गाने गा रहे हैं, एंड यू फील दैट यू नो दिस इज़ ग्रेट, माई लाइफ इज़ ग्रेट. चाहे नई जॉब मिली है, चाहे नए रिलेशनशिप में है, पैसे अच्छे हो गए, कोई काम हो गया, वट एवर एनीथिंग कुड डू दैट. और यू लर्न समथिंग अबाउट योर सेल्फ नाउ एंड यू रियली वर्क अराउंड इट. आपने कहा चलो यार ये भूत तो मेरे अंदर से निकला, ये मेरा डीमन तो फारिग हुआ.
ये आपकी 1 या 2 लेयर्स हील हो गई और कुछ देर तक हम उसको एंजॉय करते रहते हैं। फिर सडनली आप एक दिन सुबह उठे और आपने कहा कि उफ दिस इज़ फीलिंग ऑफ डूम आ गई, सैडनेस आ गई, ये क्या हो गया? वो खुशी किधर चली गई? खुशी कहीं नहीं गई। अब आपके सबकॉन्शियस से, आपके लाशऊर से या तहत शऊर से एक और ज़ख़म कहता है कि अब मैं सेफ़ फील कर रहा हूँ कि बाहर आऊँ, अब मेरी बारी है, इसे हील करो। तो वो जब भी आएगा तकलीफ़ देते हुए आएगा, खुशी देते हुए आएगा, तो आप क्यों हील करेंगे भाई? ठीक है ना? हाँ जी जी बिल्कुल। तो जो रप्चर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू रिपेयर। तो आप एक लेयर, आपने 5 लेयर, 1 लेयर, 10 लेयर, जितनी भी एक दफ़ा में हील कर ली तो आप सेफ़र हो गए। अब जो अंदर और ज़ख़म भरे में, जिनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए थी, जो पहले नहीं आ सकते थे, अब थोड़े दिनों बाद अब उन्होंने देखा अरे यहाँ तो बड़ा प्ले है, सेफ्टी है, जॉय, चलो अब बाहर निकल के इसको वसीम को बताते हैं कि बेटा अब हमारी बारी है, अब हमें भी हील कर लो, ठीक है ना, हमारा ज़ख़म साफ़ करो। तो अब जब आपका वो पस निकल के ऊपर आएगी और टाइट स्पॉट पे होगी तो पेन होगा ना। फिर आप उससे निक करेंगे, और निक क्या है? अवेयरनेस। द मोमेंट आपने निक कर दिया एंड योर वर्क इज़ डन। अब नेचर आपकी खुद ब खुद उसको हील करेगी। सो आवर वर्क इज़ टू ओनली बिकम अवेयर, रेस्ट ऑफ द थिंग आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द नेचुरल सिस्टम्स। तो ये इस तरह काम करता है, इफ़ दैट मेक्स क्लियर। थैंक यू, थैंक you very much. So I hope there are no online questions or anything of that sort. Okay, okay, great. Chale.